everyone, dear students. After completing the first part of the chapter 2, The Sound of Music, and the part 1 of that chapter was related to a girl named Evelyn Glennie. So we read about this girl who became a famous musician even after having such disabilities. Today we are going to start the second part of the chapter 2 का जो second part है वो है The Shehnai of Bismillah Khan. Now I think you people would have heard this word. The name of the instrument of this word शहनाई. जनरली अगर हम ये वर्ड सुनते हैं शहनाई तो हमको क्या माइंड में आता है, ये शादी पे या किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन पे बजाई जाती है. ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट को फॉर्म में लाना, ठीक है, फेमस करना, तो इसका सारा क्रेडिट बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है. Now how this musical instrument came into form. So this thing we are going to see over here. So let us start with the chapter. Now here you could see some musicians are given here and you have to find out the name of these famous personalities and which instruments they are playing. Okay. Now let us move towards the chapter. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो व्हाट कम्स इन आवर माइंड, व्हाट थिंग वी इमेजिन, दैट इज़ अ वेडिंग और कोई ऐसा ओकेजन या फंक्शन. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. आई थिंक शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस पर्सन को नहीं जानता होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. Now let us move towards the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pongi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Now at the time of Aurangzeb, playing of musical instrument called pungi नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको बैन कर दिया गया था. बैन आपको पता है, उसको आगे फर्दर यूज़ नहीं करना, कम्प्लीटली बंद कर देना उसका यूज़. तो इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल रेसिडेंट यानी रेसिडेंट का मतलब होता है जहाँ पर रहते हैं, प्लेस इज़ेंट, और रॉयल मतलब बिल्कुल शाही. तो जो ये लोग रॉयल लोग थे, ये अपने दरबार में जो राजा महाराजा थे, ये म्यूज़िक का शौक़ रखते थे, इंस्ट्रूमेंट्स बजवाना वगैरह. तो इसमें औरंगज़ेब ने अपने रॉयल रेसिडेंट में पुंगी इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल बैन कर दिया. ना व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड. क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो कानों में चुभती थी, इरिटेटिंग लगती थी, बहुत ही श्रिल यानी तीखी आवाज़ थी, और अनप्लीजेंट यानी अच्छी नहीं लगती थी सुनने में. सो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. ओके, जेनरिक नेम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप को नाम दिया जाना. किसी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे एनिमल्स हो, कोई स्पीशीज़ हो, तो उनके ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है ना. तो इसी तरह से पुंगी जो नाम था वो जो भी शोर मचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस कैटेगरी में ये पुंगी को डालते थे. ठीक है. फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने सोचा कि शायद इसको वापस रिवाइव का मतलब वापस उसको फेमस करना, पॉपुलर करना. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. तभी बार्बर मीन्स यू नो नाई. ओके, तो वो पर्सन जो था, वो नाई जो था बार्बर, वो एक जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते हैं ना, जो राज दरबार में उस समय एज ए म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, उनकी फैमिली से ये पर्सन बिलोंग करता था. एंड दिस पर्सन ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल मतलब द साउंड क्वालिटी ऑफ द पुंगी. इसने ये डिसाइड कर लिया कि क्यों ना इस पुंगी को वापस कोई नई टोन दी जाए और इसको रिवाइव किया जाए, वापस एक लाइफ दी जाए. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. तो उसने एक लंबी सी पाइप ली, hollow stem, hollow मतलब जो अंदर से खोखला होता है, stem तना होता है, ठीक है, and longer
जो लेंथ में लंबा और आगे से ब्रॉड, उसका जो मुंह होता है आगे से ब्रॉड होता है, जो पुंगी से भी बड़ा होता है, और उसके ऊपर उसने 7 होल्स बनाए उस पाइप के ऊपर। When he played on it, closing and opening some of these holes, you know how the flute कैसे बजाते हैं, जब हम फिंगर्स को ऊपर नीचे करते हैं एक होल बंद होता है, एक होल से हम फिंगर हटाते हैं, तो इस तरह से साउंड क्रिएट होता है। तो सेम थिंग ही डिड विद दिस स्टेम, एंड व्हेन ही डिड दिस थिंग, उन्होंने जब इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कोशिश की तो क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। तो उस इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल सॉफ्ट और मेलोडियस यानी मीठी मधुर आवाज़ आने लग गई। ठीक है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, और फिर उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी यानी राज दरबार में बजाई, इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, और इसकी आवाज़ सुन के, इसकी साउंड सुन के सब बहुत इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब इस पुंगी को बिल्कुल ही उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक नए इंस्ट्रूमेंट में, तो ऑब्वियसली उसको एक नया नाम दिया जाना था। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह दरबार बाय नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। अब जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को राज दरबार में, शाही दरबार में बजाया गया, तो इसलिए शाह, और इसको जिसने बनाया और बजाया वो कौन था, बार्बर था, नाई था, तो इन दोनों वर्ड को मिलाकर इसका नाम हो गया शहनाई। ओके, शाह प्लस नाई, शहनाई। सो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, एंड यू कुड सी हियर द पिक्चर, सो मच ऑफ डिफरेंस इज देयर बिटवीन द पुंगी एंड द शहनाई। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस, और इसकी जो साउंड है इस शहनाई की, ये ऑस्पिशियस मानने लगी, मतलब किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे ओकेजन पे बजाना इसको शुभ माना गया। ठीक है, तो किसी भी शुभ काम में शहनाई का यूज़ किया जाने लगा। इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट। इंडिस्पेंसेबल मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। ठीक है, और कॉम्पोनेंट मतलब होता है पार्ट, यानी ये एक ऐसा हिस्सा बन गया था ट्रेडिशन का लोगों का कि इसके बिना कोई भी ओकेजन कंप्लीट नहीं माना जाता, और टेम्पल्स में भी इसको बजाया जाता है, और स्पेशली नॉर्थ इंडियन वेडिंग में। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब जैसे आपने सुना होगा 9 रत्न, दरबार में 9 रत्न होते हैं, उसी तरह से 9 स्पेशल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको नौबत कहा जाता है। ठीक है, नौबत मीन्स 9 स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, और शहनाई को उन्हीं 9 स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में पोजीशन दी गई। ओके, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग टिल रिसेंटली। द क्रेडिट, यानी अब तक वो टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज़ किए जाने लगी थी, तो इसका सारा क्रेडिट क्लासिकल स्टेज पर लाने का, यानी पहले तो सिर्फ शादियों में और मंदिरों में या किसी ओकेजन पर ही बजाई जाने लगी, लेकिन इसको एक स्टेज देना, नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन अब्रॉड, इसको पॉपुलर करना, इसका सारा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज अ 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda. Now here we are going to read about the person named Bismillah Khan. हम उनकी चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. यानी ये कहाँ बिलोंग करते थे, डुमराव, जो कहाँ पर है, बिहार में, और वो रोज़ वहाँ पर गिल्ली डंडा खेलते थे। वो रोज़ बिहारी जी के टेम्पल जाते थे और वहाँ पर क्या गाते थे, भोजपुरी चायता। ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग विच इज़ बीइंग संग इन द टेम्पल्स। तो वो रोज़ उस टेम्पल में जाकर भोजपुरी चायता गाते थे, और उसके बदले में एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पर उनको क्या मिलता था, 1.25 किलो का 1.25 kg का एक लड्डू।
जो वहाँ के जो महाराजा थे, लोकल महाराजा, वो एज अ प्राइज़ उनको वो लड्डू देते थे। एंड दिस हैपन व्हेन 80 years ago, 80 साल पहले की बात है, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। दिस लिटिल बॉय who used to play gilli danda, used to sing Bhojpuri Chaita, and who used to get the laddu, traveled far to earn the highest civilian award in India। और यही बच्चा 80 मतलब अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको भारत रत्न कहा जाता है, वो मिला। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 March 1916। बिस्मिल्ला खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। ये जो बिस्मिल्ला खान है, इनकी सारी फैमिली, जो इनके एंसेस्टर्स थे, वो सारे म्यूजिशियन थे और राज दरबार में म्यूजिशियन का ही काम करते थे। उनके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, ही वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी जो फादर के भी एंसेस्टर्स या पूर्वज होते हैं वो, दे ऑल वर ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। ये सारे बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, यानी बहुत ही कम उम्र में इन्होंने म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। एट द एज ऑफ 3, जब वो सिर्फ 3 साल के थे, तब वो अपने मैटरनल यानी उनकी जो ननिहाल, बिस्मिल्ला खान की जो ननिहाल है, वहाँ पर अपनी मदर के साथ गए। तो उनके जो मामा थे, ठीक है, जो कहाँ पर है, बनारस, जो अभी वाराणसी कहा जाता है, तो उनके जो अंकल थे, उनके घर पर जब वो अपने जाते हैं मदर के साथ, उन्होंने देखा कि हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, प्रैक्टिस यानी यहाँ पर बजाना। बिस्मिल्ला खान स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। तो इनके जो अंकल थे, यानी जिसको हम मामा कहते हैं, वो बनारस के विष्णु टेम्पल में रोज़ शहनाई बजाने के लिए उनको बुलाया जाता था। और ये बिस्मिल्ला जो थे, ये अपने मामा के साथ, अपने अंकल के साथ रोज़ वहाँ पर उनकी कंपनी देने उनके साथ जाते थे। और उनको बजाते हुए देखकर वो इतना फैसिनेट, इतना अट्रैक्ट हो जाते थे, बिल्कुल मग्न होकर उनको सुनते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड ही वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। कैप्टिवेटेड यानी इतना उसमें मिंगल हो जाना, इतना इंटरेस्ट से उसको सुनना कि और कुछ सोचता ही नहीं था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने भी लेसन्स लेने यानी सीखना स्टार्ट किया शहनाई को, और रोज़ दिन भर प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगे became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। तो ये जो जगह बताई गई है, when he used to come, काफ़ी सालों तक बालाजी के टेम्पल, मंगला मैया और बैंक ऑफ गंगा, तो ये जो जगह थी, ये इनकी फेवरेट जगह थी। और सबसे फेवरेट जगह थी उनकी गंगा के किनारे, बैंक्स ऑफ गंगा। He became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। तो ये जो जगह थी तीनों, यहाँ पर ये म्यूज़िक सीखना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते थे अपने आप को, और घंटों गंगा के किनारे बैठकर अकेले ये उनकी साउंड को सुनते थे, वेव्स की, गंगा के वेव्स की साउंड। और ही यूज़ टू प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और अकेले बैठकर प्रैक्टिस करते थे। अप्रेंटिस मतलब कि जो नए सीख रहे होते, लर्नर जो होते हैं, उनको कहा जाता है। और हॉन्ट्स मतलब प्लेस जहाँ हम अक्सर विजिट करते हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड टू इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। ठीक है, इम्प्रोवाइज़ का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो म्यूज़िक हो या फिर अपनी इमेजिनेशन से सीखना। तो वो जब ये गंगा की लहरों की आवाज़ें आती थी, उन लहरों से जैसे कि उनको मोटिवेशन मिलता था नए नए राग इन्वेंट करने का।
So the credit he gives the most to the flowing water of Ganga. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 ईयर्स के थे, वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पर जाते हैं। और एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, जब वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है, जो वो अपने अंकल के साथ कंपनी देते हैं उनको शहनाई बजाने में, ठीक है। तो जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती तो वहाँ के जो उस्ताद फैज़ खान थे, उन्होंने जब इस बच्चे को 14 ईयर्स के बच्चे को इतना अच्छा शहनाई बजाते हुए सुनते हैं और अपने अंकल को इस तरह से अकम्पनी करते हुए सुनते हैं, तो वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं दैट वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, यानी कि हार्ड वर्क करो, डेफिनेटली तुम लाइफ में बहुत आगे प्रोग्रेस करोगे। फिर 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी, तब वहाँ पर उनको सबसे पहला ब्रेक मिला, सबसे बड़ा बिग ब्रेक बिस्मिल्लाह खान मीन्स ही वॉज इन्वाइटेड टू प्ले ऑन ऑल इंडिया रेडियो। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, और इस तरह से ऑफन हर्ड यानी अक्सर उनको रेडियो पर शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया जाने लगा। ऑन इंडिपेंडेंस, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। वो पहले ऐसे इंडियन थे जिनको रेड फोर्ट पर शहनाई बजाने के लिए बोला गया। और कौन सी राग उन्होंने बजाई वहाँ पर? राग काफ़ी। और इस राग को, और जो सारे ऑडियंस थे वहाँ पर लाल किले पे, वहाँ पे उनके साथ हु वॉज देयर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, ठीक है। यानी इन्होंने जब शहनाई बजाई और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performance both in India and abroad. ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड, इंडिया के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए। उनकी सबसे पहली ट्रिप थी अफ़गानिस्तान, जहाँ के किंग ज़ाहिर शाह उनकी इस क्वालिटी से, शहनाई की क्वालिटी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनको सबसे महंगा पर्शियन कारपेट और अदर सोवेनियर्स, मतलब होती है बहुत सारी चीज़ें यादगार के रूप में देना, उनको दी। और द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। और इसके बाद तो बहुत सारे लोग इनकी शहनाई सुनकर इम्प्रेस हुए। फिर उनको पहला ब्रेक फिल्मों में भी दिया गया। विजय भट्ट नाम के पर्सन ने इनको जब सुना तो उन्होंने ऑफ़र किया इनको कि आप फिल्मों में अपना म्यूज़िक दो, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट गूंज उठी शहनाई, बहुत फेमस है ये, इसमें इन्होंने अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद तो दिल का खिलौना है टूट गया, और इस तरह से एक दो उन्होंने दिए। और इसके बाद तो ऑफ़र भी बहुत आए उनके पास, लेकिन उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इस फिल्मी दुनिया की झूठी चकाचौंध में अपनी इस आर्ट का यूज़ नहीं करना चाहते थे। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड मीन्स ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। उसके बाद सिर्फ 2 परफॉर्मेंस, गूंज उठी शहनाई, ठीक है, और सनदी अपना। यहाँ के बाद उन्होंने अपना, आप यहाँ पढ़ सकते हो, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो वो इस दुनिया की चकाचौंध, इस ग्लैमर में उलझना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उसके बाद मना कर दिया फिल्मों में म्यूज़िक देने से। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब फिर तो अवार्ड्स की और रिकॉग्निशन की, यानी लोगों ने इनको जो रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया
थिक एंड फास्ट यानी लगातार कंटिन्यूस उनका अवार्ड्स के ऊपर अवार्ड्स मिलने लग गए और बहुत ही तेज़ी से ये पॉपुलर होते गए। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो पहले इंडियन थे जिनको लिंकन सेंटर हॉल जो यूएसए में है वहाँ पर इनको अवार्ड बुलाया गया। फिर उन्होंने ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर। सो वेल नोन ही बिकेम इंटरनेशनली, देन एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, यानी उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया, ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। फिर उनको नेशनल अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी दिए गए। 2001 में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो क्या है भारत रत्न दिया गया। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। यानी इन सारे क्रेडिट के बाद वो कहते हैं कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, क्योंकि हमारा जो इंडियन म्यूज़िक है वो सबसे रिच है, ऐसा म्यूज़िक कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, आर हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूज़िक। यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए आते हैं। तो आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, वी शुड रिस्पेक्ट आर म्यूज़िक, इट इज़ आर ट्रेडिशन। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी उनका मन कहीं पर भी नहीं लगता है। ठीक है, ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी उनके लिए पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट क्या है, उनका अपना गांव डुमराव और बनारस। एक स्टूडेंट यूएसए में जब वो गए थे एक स्कूल में, तो एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि आप यहीं पर रह जाओ और हमको शहनाई सिखाओ। और वो बच्चा ये भी कहता है कि हम आपके लिए पूरा यहाँ पर माहौल क्रिएट कर देंगे बनारस का। ठीक है, द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स हियर। यानी यहाँ पर भी मंदिर, बनारस के जैसे मंदिर हम यहाँ पर अगर बना दें तो आपको वैसा ही माहौल मिलेगा। तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, खान साहब कहते हैं सब ले आओगे, लेकिन क्या तुम रिवर गंगा को यहाँ ला सकते हो? कुड यू ट्रांसपोर्ट इट? तो ये पॉसिबल नहीं था। यानी वो इतने अटैच थे रिवर गंगा से, अपने गांव से, कि वो इन चीज़ों को कभी भूल नहीं पाते। दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं तो वो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, और जब वो हिंदुस्तान मुंबई में होते हैं तो वो बनारस के बारे में सोचते हैं। और किसके बारे में? होली गंगा। और जब वो बनारस में होते हैं तो दे मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। तो वो किसको मिस करते हैं? डुमराव को। ठीक है, जो उनका गांव है। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Now this line is really very good, impressing line, that कि दो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यानी अगर हम कहें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मतलब कि ऑब्वियसली ही वॉज अ मुस्लिम, ओके, लेकिन फिर भी मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने अपने माइंड में कभी भी ये नहीं रखा कि आई एम अ मुस्लिम, तो मुझे ऐसा कुछ मैं शहनाई मंदिर में क्यों बजाऊँ, ऐसा उनके माइंड में। तो वो एक यूनिटी के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। ओके, ही इज़ नॉट मुस्लिम, नो हिंदू, नथिंग, बट ही इज़ ओनली एन इंडियन। उन्होंने कभी ये चीज़ अपने माइंड में नहीं रखी और हर सुबह वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाने जाते थे जब तक वो ज़िंदा रहे। ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो बीमार रहे। और जब वो उनकी व्हेन ही पास्ड अवे देन ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। जो भी कोई फेमस पर्सनैलिटी या कोई भी इसका राजकीय शोक कहते हैं उसको, कोई भी बड़ा पर्सन किसी कोई पास हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है,
तो उसको स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है। तो यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी स्टेट फ्यूनरल दिया गया और उनके डेथ के समय गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर किया गया एज ऑफ national mourning. So here our chapter is complete. So here it is a good example of being an Indian, having no intention of showing people of which caste you belong. The most important thing is how much you value the tradition, okay, the culture of your country. हम अपनी कंट्री के ट्रेडिशन और कल्चर को कितना वैल्यू करते हैं, ये वैल्यू नहीं करते हैं कि हम बिलोंग टू विच कास्ट. Okay, so here our chapter is complete and try to find out the question answers on your own.